नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, सुप्रभात। हर सुबह एक नई उम्मीद और एक नई आशा लेकर आती है कि आज हम कुछ अच्छा कार्य करें। जी हाँ किसान भाइयों, अच्छे कार्यों को सिर्फ सोचते ही नहीं रहिए, उन्हें सारा दिन कीजिए, जिससे आपके जीवन में मधुरता आए और इससे आपको और आपके आसपास रहने वालों को बेहद खुशी महसूस होगी। किसान भाइयों, आज हम अपने कार्यक्रम में आपको कपास में समेकित कीट प्रबंधन से जुड़ी जानकारी देंगे। कपास की फसलों पर ज़रूरत ना पड़ने पर कीटनाशकों का छिड़काव करने से उनका उत्पादन खर्चा बढ़ जाता है। इन सब का एक ही इलाज है, समेकित कीट प्रबंधन। इस बारे में और जानने के लिए देखते हैं कृषि मंत्रालय द्वारा निर्मित फिल्म कपास में समेकित कीट प्रबंधन। बस 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 भैया, शुक्रिया। आहा, ये छोटू कैसा है तू? अरे नमस्कार। तू अचानक कैसे आया? अचानक नहीं भैया, एग्रीकल्चर की डिग्री पूरी करके आया हूँ। ओह, ये तो बहुत खुशी की बात है। अब यहाँ कितने दिन रहोगे? बस अब तो यहीं पर रह के बड़े भैया का हाथ बटाने का विचार है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन भैया कभी कभी हमें भी मिला करो। क्यों नहीं, जरूर आऊंगा। लेकिन अब चलता हूँ, भैया और भाभी मेरी राह देखते होंगे। अब वो तो ठीक है, मगर चल अच्छा, ठीक है, फिर चलता हूँ। मिलेंगे। मिलेंगे। भैया भाभी, मैं घर आ गया। जा 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 जा, देख देख, लगता है मेरा भाई आ गया, राजा आ गया। आओ भैया आओ, अभी तो उसके पास है डिग्री। स्वागत है तुम्हारा। भैया प्रणाम। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। राजा, भाभी प्रणाम। आयुष्मान भव। आराम से बैठो, मैं चाय लाई। ए चिंगी, कहो इस बार पास हो गई या उसी कक्षा में हो? क्या बात कर रहे हो? मैं तो अपने क्लास में फर्स्ट आई हूँ, ओह, पता है तुम्हें? पहला नंबर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चिंगी, चलो 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 चलो, जाओ अंदर, माँ को मदद करो। आजा आजा राजा, बैठ। हाँ, राजा, हाँ। तू कितना पढ़ा लिखा हो गया रे? जी भैया। कैसे चल रहा है यहाँ पर सब? हैं, चल रहे बस। लो चाय ले लो, अच्छा, ले चाय ले। संभल कर, कब का कान टूटा हुआ है। ठीक है, ठीक हम है। इससे बहरा कब बोलते हैं। तो क्या हुआ भाभी? तुझे मिला बहरा कब और मुझे मिली लूली कटोरी। इसमें कोई बड़ी परेशानी नहीं है भैया। टूटे पहले की ये चाय आखिर जाएगी तो मेरे ही पेट में ना। हाँ? और नहीं तो क्या। वही तो मैं कह रहा हूँ, दवाई हिला के पी लो या पी कर खुद हिलते रहो, क्या फर्क पड़ता है? क्या बात है भैया? राजा, कब खत्म होगी ये गरीबी? अब मैं आ गया हूं ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, मुझे एक बात बताइए। अभी गांव में आते समय मैंने देखा कपास की खेती इतनी अच्छी नहीं है। वही मैं कहना चाहता हूँ, थोड़ा बहुत इधर उधर, सबका यही रोना है। हमने पूरी सावधानी से कपास बीज बोया था। एक भी डोंडा सुंडी अगर मिली तो कीटनाशकों से सारे खेत को भिगो दिया, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। राजा, क्या हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, कुछ पता नहीं चलता राजा। इस साल तो 10 बार कपास पर छिड़काव किया है, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हो रहा। ये डोंडा सुंडी मरने का नाम ही नहीं ले रही। जरूरत ना होने पर इतनी ज्यादा मात्रा में कीटनाशक का छिड़काव करने से ही ऐसा होता है। गलत कीटनाशक का छिड़काव गलत समय में और गलत मात्रा में किया तो मालूम है उसका क्या होता है? फसल का उत्पादन खर्चा भी बढ़ता रहता है। कीटनाशकों की तुलना में
कीड़ों की प्रतिकारक क्षमता कई गुना बढ़ती है। तुम्हारी इस करनी से निसर्ग का पूरा संतुलन ही बिगड़ जाता है। तुम ही तुम्हारे मित्र कीड़ों को नष्ट कर रहे हो। तुम आबो हवा को भी विषैल बना रहे हो। क्या मालूम मनुष्य की सेहत पर भी इसका परिणाम होता होगा। इन सब का कारण एक ही है, कीटनाशक का गलत इस्तेमाल। इसका मतलब यह है कि हमने भूमाता को सताया है और इसी की सजा हमें मिल रही है। लेकिन इससे हम बाहर कैसे निकलेंगे? कोई रास्ता नहीं है क्या? बिल्कुल है, जिसे कहते हैं समेकित कीट प्रबंधन। ऐसा करते हैं भैया, सभी गांव वालों की एक सभा बुलाते हैं और मैं उनसे बात करूंगा। तुम सबसे बात करोगे? ठीक है ठीक है, मैं उन्हें बुलाता हूँ। भाइयों, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। गत वर्ष की बची हुई कपास को निकालकर खेत साफ करने से ही इस साल की मशक्कत शुरू होनी चाहिए। देखिए, हम गत वर्ष की बची कपास की फसल देख रहे हैं। इन डंठलों को निकालकर खेत बिल्कुल साफ करना चाहिए। इसके बाद गर्मी में जुताई कर लेने से जो कुछ कीड़े मकोड़े, पैथोजेंस, नेमेटोड्स होंगे वो ऊपरी स्तर पर आएंगे और गर्मी से मर जाएंगे। हाँ, ये बात तो मेरी समझ में कभी आई नहीं। मुझे भी कुछ मालूम नहीं था। और हाँ, अगर इमारत मजबूत बनानी है तो नींव भी मजबूत होनी चाहिए और फसल अच्छी निरोगी चाहिए तो बीज भी भरोसेमंद होना चाहिए। भरोसेमंद यानी अपने हमेशा की बीज विक्रेता से, यही ना? नहीं सरपंच साहब, बीज प्रमाणित होना चाहिए। अरे राजा, बिल्कुल 16 आने ठीक कहा तुमने, लेकिन गांव वालों को ये प्रमाणित बीज कहाँ मिलेगा? और मिल भी गया तो उसके अंकुरण की और सफलता की हामी कौन भरेगा? भरोसा आदमी पर नहीं सरपंच साहब, इस लेबल पर कीजिए। संकरित कपास के बहुत से भरोसेमंद बीज हैं। ये सभी हमारे यहाँ के कृषि विश्वविद्यालयों ने बनाए हैं। कुछ प्राइवेट कंपनियां भी हैं। सिर्फ इतना समझ लो कि बीज शासन मान्य होना चाहिए। बीज खरीद लेने से पहले उस पर इमिडाक्लोप्रिड की प्रक्रिया की गई है या नहीं, इस बात की जानकारी लीजिए। इस प्रक्रिया से अफिड्स और जसिड्स जैसे शोषक कीड़ों से कपास की फसल को पूरी तरह से 45 दिन तक संरक्षण मिलता है। अगर उस पर प्रक्रिया ना की गई हो तो 1 किलो कपास के बीज पर 7.5 ग्राम इमिडाक्लोप्रिड या 50 ग्राम कार्बोसल्फान की प्रक्रिया कर लेनी चाहिए। खुद का भी चलेगा? अगर खुद के कपास बीज इस्तेमाल करने हो तो हर 1 किलो बीज को 100 से 150 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल करके उसका एसिड डिलेंटिंग कर लो। फफूंदी यानी फंगस से कपास को बचाने के लिए हर 1 किलो बीज पर 2 से 3 ग्राम बैविस्टिन और 1 ग्राम थायरम की प्रक्रिया करनी चाहिए। हाँ, और इतने अच्छी देखभाल के बाद जैसा बोओगे वैसा उगेगा, बराबर? कीट नियंत्रण के लिए पौधों के बीज का अंतर और कतारों में रखी गई दूरी महत्वपूर्ण होती है। तुम संकरित बीज इस्तेमाल करते हो तो ये दूरी 90 गुना 90 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर सुधारित किस्मों के बीज हो तो 60 गुना 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए और अगर देशी बीज का इस्तेमाल करते हो तो 45 गुना 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वक्त पर और सुव्यवस्थित बुआई करने से कपास की फसल पर कीड़ों का प्रादुर्भाव कम होता है। राजा, खाद देने का समय और खाद की मात्रा, इसका भी कुछ परिणाम होता होगा ना कीट नियंत्रण में? होता है। बुआई के बाद 1 हफ्ते में फास्फोरस और पोटैश की पूर्ण मात्रा और नाइट्रोजन की आधी मात्रा देनी ही चाहिए। बची आधी मात्रा कलियां लगने के समय दी जाए तो भी चलता है। जरूरत से ज्यादा खाद मात्रा बिल्कुल ना देना, उल्टा उससे कीड़ों का प्रादुर्भाव बढ़ेगा। राजा, अंतर फसल की कुछ मदद कपास के शत्रु कीटक नियंत्रण में मिलती है? वही तो बता रहा हूँ नाना। कपास की 10 कतारों के बाद मूंग, सोयाबीन, मूंगफली, सेटारिया, मकई, लोबिया और प्याज की 1 कतार होने से डोंडा सूंडियों की पैदाइश कम होती है। इतना ही नहीं, फसल के प्राकृतिक शत्रुओं का वर्गीकरण करने में मदद मिलती है। कपास के खेत के चारों ओर गेंदे अथवा लोबिया लगाने से सफेद मक्खियां और डोंडा सूंडियों की पैदाइश कम होती है। लेकिन कपास के लिए चौकोनी क्यारियां बनाते समय ही ऐसी ट्रैप फसलों का मेलजोल बनाना चाहिए। मैं कहता हूँ, इतनी तैयारी की क्या जरूरत है? हाँ? हमें क्या लड़ाई लड़नी है क्या? ठीक कहा बापू, बढ़ती फसल लड़ाई से कम नहीं है। इतना ही नहीं, अंकुर स्थिति का पौधा जमीन से ऊपर आने के पहले ही अफिड्स और जसिड जैसे कीटकों की बुरी नजर उस पर पड़ जाती है और फिर इसीलिए तो सावधानी बरतनी चाहिए। अच्छा,
लेकिन ये सब कैसे किया जाए? मैं बताता हूँ, विस्तार से बताता हूँ। पहले मुझे बताओ, शत्रु का शत्रु हमारा कौन? दोस्त। बिल्कुल सच। लेडीबर्ड बीटल्स, क्राइसोपा, एनोकॉरिडोबग, एपिटलीस, स्पाइडर्स, ये सभी कपास के शत्रु कीटकों के जानी दुश्मन हैं। तो ये हमारे कौन हुए? हमारे सबसे अच्छे दोस्त। हाँ, इसीलिए तो इन जानी दोस्तों की फौज को हमारी मदद के लिए तैयार रखना चाहिए। ये अंतर फसल मानो इनके छिपने के ठिकाने हैं, समझे? ये एकदम 100%। हाँ, बहुत अच्छे। इसी कारण अपने मित्र कीटकों की संख्या बढ़ेगी और सही समय पे वे शत्रु कीटकों पे टूट पड़ेंगे। बहुत ही बढ़िया। और इन अंतर फसलों पे अनेक पंछी आकर बैठते हैं और वे भी शत्रु कीटकों का सफाया करते हैं। ये तो बहुत ही अच्छा। हाँ, कुछ किसान तो अपने खेतों में पंछियों को उतरने के लिए बर्ड पर्चेस भी बनाते हैं। तो दोस्तों, हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए? दोस्त कीटक बढ़ने चाहिए, हाँ? शत्रु कीटक मरने चाहिए। सही कहा ना? राजा, राजा, कहाँ है तू राजा? कहाँ है तू राजा? कहाँ है तू? कहाँ है तू राजा? राजा, राजा, राजा। क्या हुआ भैया? सच्ची मैं परेशान हूँ। अरे कपास के पौधे पर मैंने डोंडा सुंडी देखी, कपास का 1 नंबर का शत्रु। चल चल, हमें घर जाना होगा, हमें शहर जाना होगा और जालिम कीटनाशक लाना होगा। अरे बेटा, अगर आज ही उनको नष्ट नहीं किया तो कल निश्चित यह कपास के डोंडों को नष्ट कर देंगे। अरे चल चल चल, जल्दी चल। भैया, मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं हिलूंगा और आप भी शांत रहिए। राजा, राजा, अपने पर दिमाग को सुन तो ठंडा मेरी बात। रखिए। अरे, अरे अंदर बाबा, आइए, अरे अंदर सुन आइए तो मेरे मेरी बात, साथ। बाबा। मेरी बात राजा, सुनिए, मेरी बात राजा, सुनिए। राजा, आइए, सुन, आइए, सुन। यहाँ पर बैठिए। लेकिन वो डोंडा सुंडी मेरी बात ध्यान से सुनिए। क्या कई वर्षों से हमारे किसान यही करते आ रहे हैं। मतलब? डोंडा सूंडियों को देखते ही वो कपास पर कीटनाशकों की बौछार करते हैं। कीटनाशकों की इस बौछार से डोंडा सूंडियां नष्ट तो होती नहीं, क्योंकि वो प्रतिकारक्षम बन जाती हैं और हमारे मित्र कीटक इस बौछार से मर जाते हैं और फिर डोंडा सूंडियों की पैदाइश तो बढ़ती ही रहती है। थोड़े ही काल में पूरी फसल उनके लिए मानो स्वादिष्ट भोजन बन जाती है। बेचारा किसान, कीटनाशकों के कारण खेती के साथ साथ पैसों की भी बर्बादी होती है। तो अब मैं क्या करूं? क्या सिर्फ हाथ पे हाथ धरे बैठूं? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। फिर? हमें जानना चाहिए कि डोंडा सूंडियों का प्रमाण आर्थिक मर्यादा स्तर के ऊपर है या नहीं। लेकिन उसके लिए क्या करना चाहिए? ये हम 2 तरह से कर सकते कौन हैं। सी? पहले, हमें सेक्स फोमोन ट्रैप लगाना चाहिए। उसमें अटके नर तितलियों की संख्या अनुसार तय कीजिए कि छिड़काव करना चाहिए या नहीं। और दूसरी पद्धति? दूसरी पद्धति है खेत निरीक्षण। इस निरीक्षण में लार्वे और क्षतिग्रस्त डोंडों को ढूंढना चाहिए। कम से कम 1 एकड़ में 20 पौधे तो इस प्रकार के मिलने चाहिए। अगर ऐसा दिखाई दिया कि हर पौधे पर लार्वाओं की मात्रा बढ़ गई है या डोंडों का नुकसान 10% से अधिक हुआ है, तो छिड़काव करना है या नहीं, इसके बारे में निर्णय ले सकते हैं। तो अभी कुछ करने की जरूरत नहीं? मैंने ऐसा कब कहा? फिर? हर एक हफ्ते में खेती का बारीकी से निरीक्षण करना चाहिए। हाँ। हफ्ते के 3-4 दिन अगर 8-10 तितलियां सेक्स फोमोन ट्रैप में मिलती हैं, तो ये निश्चित ही खतरे की घंटी हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? पहली बात तो यह है कि किसी भी हालत में, मैं दोहराता हूं, किसी भी हालत में चाहे कुछ भी हो जाए, पहले 80 दिन कीटनाशकों का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि इसका परिणाम सिर्फ मित्र कीटकों का विनाश है। तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए अनेक प्राकृतिक पद्धतियां हैं। शोषक कीड़ों पर 5% नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट का छिड़काव करना चाहिए। अगर उपचारित बीज इस्तेमाल करके भी पहले 25 से 40 दिनों में फसल को अपेक्षित संरक्षण नहीं मिल पाया तो, और फिर भी डोंडा सुंडी का नाश नहीं हुआ तो? आप एक पैरासाइटोइड्स ट्राइकोग्रामा 1.5 लाख प्रति हेक्टर इस मात्रा में छोड़ सकते हैं। इसमें से निकले सूक्ष्म जीवाणु डोंडा सूंडियों के अंडों के अंदर अंडे डालते हैं। इसके कारण डोंडा सूंडी अंडों में ही मर जाती हैं। इसी को कहते हैं कांटे से कांटा निकालना। और फिर भी डोंडा सुंडी का नाश नहीं हुआ तो फिर बढ़ती हुई डोंडा सूंडियों का सामना करने के लिए फिर से 5% नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट का छिड़काव कीजिए। हाँ, फिर तो उसे बाजार से लाना पड़ेगा। कौन कहता है? भैया, ये नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट हम घर पे भी बना सकते हैं। नीम सीड के टुकड़े करके उसे पीस लेना, पूरी रात भर पानी में भिगोना और सवेरे मुलायम कपड़े में से छान लेना और उसे छिड़कना। अगर ये बेअसर रहा तो फिर एक बार ट्राइकोग्रामा कार्ड्स पत्तों पर स्टेपल कर दो। और अगर इतना करने पर भी डोंडा सुंडी जीवित रही तो फिर
एचएनपीवी कपास और उसके आसपास की फसल पर छिड़किए। डोंडा सूंडियां एचएनपीवी वायरस से बाधित हो जाती हैं। उन्हें वायरोसिस नाम की बीमारी होती है और जल्दी मर जाती हैं। पर राजा, फिर भी डोंडा सुंडी नष्ट नहीं हुई तो? हाँ, बोआई के 80 दिनों के बाद ऐसी हालत पैदा हो सकती है। उस समय एंडोसल्फान जैसे कीटनाशकों को छिड़कना ठीक होगा, क्योंकि उससे मित्र कीटकों को कम नुकसान पहुंचता है। तो फिर इतना घबराने की जरूरत नहीं है क्या? हाँ, बिल्कुल। कीटनाशकों का अतिरिक्त इस्तेमाल, इसका मतलब यही हुआ कि बीमारी से ज्यादा दवाइयों की बौछार। सच है, सच है। हर 8 दिन में फसल पर पूरा ध्यान रखे, फिर उसके अनुसार उपाय करो जिससे हमारे मित्र कीटकों की संख्या बढ़कर शत्रु कीटकों को नष्ट करेगी। बराबर? अब समझे। लेकिन आखिरी महीने में अधिक सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि उस समय हमारे मित्र कीटक नहीं होते। अगर इस वक्त हमें दिखाई दिया कि डोंडा सूंडियों का प्रमाण आर्थिक मर्यादा स्तर से ज्यादा है, तो बिना हिचकिचाए पायरीथ्राइड जैसे कीटनाशक का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन इस्तेमाल करते वक्त सावधानी बरतिए, क्योंकि ये बहुत जहरीले होते हैं। लेकिन याद रहे, कुछ भी हो, पायरीथ्राइड का उपयोग सिर्फ एक ही बार करना चाहिए। चलो भैया, ग्राम पंचायत में मैंने सबको बुलाया है। कीटनाशकों पर फिल्म दिखाना चाहता हूँ। चलो 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 चलो, चलते चलते चलो। कीटनाशक छिड़कने से पहले मजदूरों ने खुद को पूरी तरह कपड़ों से ढक लेना चाहिए। खास करके हाथ, गर्दन और सर को ठीक तरह से ढक लेना चाहिए। नाक पर आच्छादन लगाना चाहिए। जूतियां भी पहननी चाहिए। छिड़काव करते समय इस प्रकार छिड़काव करना चाहिए कि पूरे पौधे पर उसकी बौछार हो और पत्तों के नीचे जो अंडे, लार्वा और तितलियां होती हैं, वे निश्चित रूप से मर जाएं। छिड़काव लगाते समय जितना मुमकिन हो सके हल्के पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। सिर्फ टाइम टेबल बनाया है, इसलिए छिड़कावबाजी नहीं करनी चाहिए। नियमित निरीक्षण के बाद ही छिड़काव करें। सवेरे या शाम के वक्त जब हवा इतनी तेज नहीं होती है, तब ही फसल पर छिड़काव लगाने चाहिए, जिससे कि कीटनाशक हवा से नहीं बिखरेंगे। अरे राजा, कीटग्रस्त फसल के बारे में तो तुमने बहुत कुछ बताया, लेकिन करपा, रूट रॉट, सूखापन जैसे रोगों के बारे में क्या करना चाहिए? ये बीमारियां तो होती हैं, लेकिन इसमें से ज्यादातर बीमारियों की रोकथाम हम बीज प्रक्रिया से कर सकते हैं। याद रखिए, रासायनिक नियंत्रण ये हमारा सबसे आखिरी उपाय है। आया ध्यान में? अब यह देखते हैं। उदाहरण के लिए एंटागोनिस्टिक फंगाई हो तो ट्राइकोडर्मा विरिडे की बीज प्रक्रिया 1 किलो बीज के लिए 25 ग्राम के प्रमाण में करें तथा स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस का मिट्टी पर प्रयोग करने से रूट रॉट और वैस्कुलर विल्ट्स जैसी बीमारियों का विनाश हो सकता है। इसलिए ध्यान में रखें, पौधों की बीमारियों पर सही उपचार करने से उनकी रोकथाम की जा सकती है। इन सभी प्रयोगों का इस्तेमाल करके हम कीट नियंत्रण अच्छी तरह से कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रहे, रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग हमारा आखिरी विकल्प होना चाहिए। ये सभी उपाय सभी किसानों को एक साथ करने चाहिए, तभी उसके अच्छे परिणाम दिखाई देंगे। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। राजा, हाँ। हम सब इसको समझे इतना ही नहीं, बल्कि इसे दिमाग पर मानो खुदवा लिया है हमने। क्यों भाइयों, ठीक है ना? तो फिर चलिए काम में जुट जाइए। इसी से हमारी आने वाली पीढ़ियां स्वच्छ और आरोग्यदायी पर्यावरण में सांस ले सकेगी।
अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ, खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहां खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, इस उम्मीद के साथ कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा, हम लेते हैं विदा। अगर आप कुछ जानना चाहते हैं या फिर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshandd@gmail.com। तो अब दीजिए इजाज़त, सोमवार को आपसे फिर रूबरू होंगे कृषि जगत से जुड़ी ढेर सारी जानकारियाँ लेके। तब तक के लिए नमस्कार।